हेलो एवरीवन, ये एनएलएम का सीट सॉल्यूशन हमारा एक्सरसाइज 1 का है और ये प्रैक्टिस सेशन 3 है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 45 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ मंकी ऑफ द मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। द रोप कैन ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ द 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। व्हेन what is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? मंकी जो है वो किस एक्सेलेशन से क्लाइम कर सकता है, ये आपसे पूछा हुआ है। मैक्सिमम एक्सेलेशन पूछा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ मंकी ऑफ द मास 20 kg is holding a vertical rope. The rope can break with a mass of the 25 kg suspended from it. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? स्ट्रिंग पे जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स आ सकता है वो इसने बोला है 25 kg का आ सकता है, मतलब 250 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन फोर्स आ सकता है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये मंकी का वेट हो जाएगा डाउनवर्ड, डेट इज़ ये हो जाएगा 200। ऊपर जो मंकी के रॉप पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 250 न्यूटन का। इस पर एक्सेलेरेशन होगा ऊपर की डायरेक्शन में, डेट इज़ ए मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो हम नेट फोर्स की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 250 माइनस ऑफ 200 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू ए मैक्सिमम। तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 20 और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, आंसर नंबर डी मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द 3 kg मास व्हेन द एक्सेलेरेशन ऑफ द 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। आपको 2 kg का एक्सेलेरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 kg का आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो यहाँ पे इधर टेंशन फोर्स लगेगा T और ये सेम टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पे 3 kg पे। इसका एक्सेलेरेशन राइट डायरेक्शन में देखा है। तो हम 2 kg के लिए डायग्राम 2 kg के लिए नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं हम, राइट डायरेक्शन में फोर्स है हमारे पास 10, लेफ्ट में है T, इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए मतलब 2 इंटू 2। तो T की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस 4 डेट इज 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन जो है वो 3 kg पे भी लग रहा होगा। इसका एक्सेलेरेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा। इसका एक्सेलेरेशन ए कंसिडर कर लेते हैं। तो 3 kg के लिए क्या लिखेंगे, फॉर 3 kg ब्लॉक वहाँ पे केवल एक ही फोर्स है जो है टेंशन फोर्स। तो T इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। सो 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्सेलेरेशन ए। सो यहाँ पे T की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 6। तो 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 kg का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, ब्लॉक ऑफ द 3 kg इज इनिशियली इन द इक्विलिब्रियम एंड इज हैंगिंग बाय द 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स A and B as shown in the figure. If the spring A is cut from the lower point at t equal to 0, then find the acceleration of the block in meter per second square at t equal to 0. स्प्रिंग A को जब कट कर देते हैं तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा वो हमसे पूछा हुआ है। तो पहले इनिशियली इसका डायग्राम बनाते हैं जब दोनों हमारे पास स्प्रिंग थी। तो इनिशियली हो जाएगा हमारे पास दोनों स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब जो 3 kg का जो वेट है वो दोनों स्प्रिंग से यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। ये 3 kg का ब्लॉक हो जाएगा नीचे यहाँ पे हमारे पास। तो इसका जो वेट लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा यहाँ पे 30। इन दोनों में ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा T और यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। तो यहाँ पे इनिशियली कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा 2T है वो बैलेंस हो रहा होगा 30 से। तो T की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे 15 न्यूटन। ठीक है, अब जब एक स्प्रिंग को कट कर देते हैं, ए वाली स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिर्फ बी वाली स्प्रिंग बचेगी यहाँ पे हमारे पास और ये ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो सडनली चेंज नहीं होता है। जैसे आप स्प्रिंग को कट करोगे, एक को कट करोगे सिर्फ एक बचेगी, तो जो बी वाली स्प्रिंग बचेगी उसका टेंशन फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है। इसने T इक्वल टू 0 पे बोला है हमसे, तो सडन चेंज नहीं आता है। तो इसमें T की वैल्यू कितनी लग रही होगी ऊपर, अभी लास्ट वाले में निकाला अपन ने 15 न्यूटन। यहाँ पे नीचे कितना लग रहा होगा, इसका वेट हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो ऊपर 15 है नीचे 30 है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है आपका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो रहा होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका A इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाई
टोटल मास कितना दे रखा है इसका 3, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा भाई, ए आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है 2 masses of the 10 kg and 20 kgs respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of the 200 Newton acts on a 20 kg mass at the instant when the 10 kg mass has an acceleration of the 12 meter per second square towards right. ठीक है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द 20 kg मास इज 20 kg मास का आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो ए का एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है, ए का एक्सेलेरेशन दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। तो हम राइट डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी, उतना ही फोर्स यहाँ पे टी लग रहा होगा। तो अगर हम 10 kg मास के लिए लिखें फॉर 10 kg मास, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है टी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए दैट इज़ 10 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। यानी आपको टी की वैल्यू मिल गई है 120 न्यूटन। अब हम 20 kg के लिए एक्सेलेरेशन लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है ए एक्सेलेरेशन से। तो फॉर 20 kg मास के लिए वही फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे अगेन। तो ये हो जाएगा 200 माइनस ऑफ टी इक्वल टू m इंटू ए, 20 इंटू ए। टी की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 200 माइनस ऑफ 120 इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू ए। ये बचेगा मेरे पास 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 20 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला भाई 2 blocks आर कनेक्टेड बाई अ स्प्रिंग, द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड एट रेस्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द सीलिंग एज शोन इन द फिगर। द string breaks suddenly immediately after the string breaks. What is the initial downward acceleration of the upper block of mass 2m? इस मास 2m का आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है जब आपने स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया है। सडनली जैसे ही कट करोगे तभी आपको एक्सेलेरेशन बताना है। तो पहले इनिशियल डायग्राम बनाया मैंने, ये इनिशियली डायग्राम है हमारे पास इनिशियल कंडीशन के लिए। ठीक है, ये इनिशियली हमारे पास डायग्राम हो जाएगा। पहले हमने डायग्राम बनाया है इनिशियली। तो यहाँ पे देखो ये लग रहा है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, यहाँ पे लग रहा होगा आपके पास टेंशन फोर्स T, यही टेंशन फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होगा। इस 2m का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा होगा 2m इंटू जी, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा जो T डैश हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बैलेंसिंग इक्वेशन लिखूँ तो बैलेंसिंग इक्वेशन आ जाएगी, एक तो हो जाएगा T इक्वल टू mg और दूसरा हो जाएगा हमारे पास T डैश इक्वल टू 2mg प्लस T। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सडनली जैसे ही आप स्ट्रिंग को ब्रेक करोगे सेकेंड डायग्राम में, ये जैसे आपने ब्रेक किया फाइनली, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स सडनली जीरो हो जाता है जैसे आप स्ट्रिंग को कट करते हो, बट स्प्रिंग का नहीं होता। तो अगेन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा mg, यहाँ पे लग रहा होगा आपके पास t, यहाँ पे भी आपके पास लग रहा होगा t, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg। तो सडनली किसका फोर्स चेंज नहीं होता है, स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं होता है। तो स्प्रिंग में अभी भी कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है टी, बट ऊपर अब टेंशन टी डैश जो है वो जीरो हो गया है। तो 2m वाला जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं मान लेता हूँ उसका एक्सेलरेशन a है, तो वहाँ पे दो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे, नेट फोर्स 2m इंटू ए इक्वल टू लिखा जाएगा 2mg प्लस टी। टी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2ma इक्वल टू 2mg प्लस टी की वैल्यू पुट कर देंगे mg, तो ये हो जाएगा 3mg, m से m कट जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3g डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास इसमें b। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, अ मैन ऑफ द मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस इन अ लिफ्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, आपको अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपको वेइंग मशीन का रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है हमें, फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है एक्सेलरेशन 0 है और v की वैल्यू 0 है। एक्सेलरेशन 0 है और v की वैल्यू 0 है, तो जब अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है यानी लिफ्ट आपका यहाँ पे और वेलोसिटी भी 0 है, तो लिफ्ट आपका रुका हुआ है,
तो जो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी वो एकदम एक्चुअल रीडिंग होगी। यहाँ पे पर्सन का जो मास दे रखा है आपको 60 kg दे रखा है, तो इसका वेट हो जाएगा 600 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास इसमें ए आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में आपको एक्सेलरेशन 0 दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी अगेन आपके पास एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी, डेट इज़ 600 न्यूटन। थर्ड वाले केस में अगेन आपके पास एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर आपको एक्चुअल रीडिंग मिलेगी जो आपका वेट है 600 न्यूटन। फोर्थ वाले केस में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ वाले में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या होगा कि आपको लिफ्ट को रोकना पड़ेगा और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसे हम सूडो फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वेइंग मशीन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करेगी। तो ये वेइंग मशीन हो जाएगी मेरे पास। यहाँ पे mg तो ऑलरेडी लग ही रहा था नीचे, एक फोर्स और एक्स्ट्रा हो जाएगा जो हमने लिफ्ट को रोका है उसकी वजह से हो जाएगा m इंटू ए, और ऊपर लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास m इंटू जी प्लस ए। तो m था यहाँ पे 60, n की g की वैल्यू है यहाँ पे 10 और a की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 60 इंटू 12। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 720। तो 720 न्यूटन हमारे पास आंसर आएगा किसमें, जब लिफ्ट हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास डी। फिफ्थ वाले में दिया हुआ है एक्सेलरेशन है बट माइनस में, इसका मतलब वो रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन अब अगर हम माइनस को हटा दें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अपोजिट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फिर हम लिफ्ट को रोकेंगे, तो एक्सेलरेशन इस बार था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब सूडो फोर्स लगेगा ऊपर, तो वो हो जाएगा m इंटू ए अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा नॉर्मल, नीचे हो जाएगा हमारे पास mg। तो अब नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे m इंटू जी माइनस ए। m की वैल्यू दे रखी थी 60, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा 60 इंटू यहाँ पे हमारे पास 8, मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास 480 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन वही दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, वेलोसिटी का यहाँ पे कोई रोल होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन कितना है। तो जो आंसर हमारे पास फोर्थ में आया था वही आंसर हमारे पास 6 में भी आएगा 720। फिर अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, वेलोसिटी का अगेन कोई रोल नहीं है, तो फिर हमारे पास 720 आंसर आएगा। लास्ट वाले में हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो जो आंसर हमारे पास फिफ्थ में आया था वही आंसर अभी हमारे पास आएगा 480। तो ये बी आंसर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी जब लिफ्ट रुकी हुई है, एक्सलेट कर रही है, डी एक्सलेट कर रही है। तो अलग अलग सिचुएशन में हमारे पास वेइंग मशीन का रीडिंग अलग अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 अगेन सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द फिगर शॉन इन द सिचुएशंस। आपको सिचुएशंस दे रखी है, उसमें आपको वेइंग मशीन की रीडिंग फाइंड आउट, स्प्रिंग बैलेंस की आपको रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में आपको एक्सेलरेशन 0 दे रखा है, तो 0 एक्सेलरेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ओरिजिनल रीडिंग होगी, जो ओरिजिनल उसका वेट होगा वही रीड होगा। तो मास दे रखा है 10, तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगी आपके पास 100। सेकेंड वाले में अगेन एक्सेलरेशन 0 है, फिर 100 हो जाएगा। थर्ड वाले में फिर 100 हो जाएगा। फोर्थ वाले में आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका जो लिफ्ट है वो ऊपर चल रहा है। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे, लिफ्ट को रोकेंगे और एक सूडो फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वेइंग मशीन, यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपको टेंशन फोर्स को रीड कर रही होगी। तो इसमें टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा होगा T, नीचे लग रहा होगा हमारे पास mg डेट इज़ 100 न्यूटन, और एक सूडो फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा m इंटू ए। m आपको दे रखा है 10 और a की वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 20। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 120 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 120 न्यूटन। तो सी आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ के लिए। फिफ्थ में आपको दे रखा है माइनस एक्सेलरेशन दे रखा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब सूडो फोर्स आपका ऊपर लग जाएगा। तो अगेन वो टेंशन फोर्स को रीड करेगा, सूडो फोर्स हो जाएगा 20 ऊपर की डायरेक्शन में, एक लग जाएगा हमारे पास T, नीचे लग जाएगा हमारे पास 100। तो अब T की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 100 माइनस ऑफ 20 डेट इज़ 80 न्यूटन हो जाएगा। तो इस वाले केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। 6 वाले में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, जो फोर्थ का आंसर होगा वही 6 का आंसर होगा, तो 120 आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो फिर 120 आंसर हो जाएगा। -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए जो हमारा फिफ्थ में आंसर आया था 80 न्यूटन, वही हमारा इसमें भी आंसर हो जाएगा। सो 50
और 51 दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। एक में स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग आपसे पूछा हुआ है और एक में आपको वेइंग मशीन का रीडिंग पूछा हुआ है, अलग अलग सिचुएशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 से 54 तक हमारे इस पैराग्राफ पे बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 2 kg इज प्लेस एट द रेस्ट इन अ फ्रेम S1 मूविंग विद द वेलोसिटी 10 ik plus 5 jk मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग एक्सेलेरेशन 5 ik plus 10 jk मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो सीन बाई एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन अ फ्रेम S2 मूविंग विद वेलोसिटी 5 ik plus 10 jk मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो S2 फ्रेम में बैठा हुआ है और वह S2 फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा हुआ है कैलकुलेट द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच फ्रेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स। तो सूडो फोर्स तभी आएगा जब हमारा जो फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास सूडो फोर्स आएगा यहाँ पे। तो कौन से फ्रेम के पास एक्सेलेरेशन है, S1 के पास एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन है तो सूडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर एक्सेलेरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सूडो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, बट ए आपका जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा तो वो हो जाएगा -5i - 10j। m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10i -20 j। तो सूडो फोर्स का आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या A ड्यू टू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम S1। क्वेश्चन नंबर 53 कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द S2 फ्रेम। S2 फ्रेम हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है, उसके पास एक्सेलेरेशन नहीं है, तो जो नेट फोर्स होगा S1 पे वो हो जाएगा हमारे पास m इंटू ए। तो F नेट इक्वल टू लिख सकते हैं हम, m मास दे रखा है इंटू एक्सेलेरेशन हो जाएगा 5 ik प्लस 10 jk, तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 ik प्लस 20 jk न्यूटन फोर्स लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे B। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला हुआ है कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम। S1 फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमसे नेट फोर्स पूछा गया है। अब S1 फ्रेम हमारा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसको हम रोकेंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो वो खुद एक्सेलेरेट हो रहा था। जब रिलेटिव एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला हुआ है अ ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ द एंगल थीटा विद द एक्सेलरेशन g sin थीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्फा इज द कांस्टेंट एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ ये कांस्टेंट एंगल बन रहा है, तो इसका हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी हमारे पास, ये स्ट्रिंग दे रखी है हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से, ये एंगल अल्फ़ा बना रखा है। इसका जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये वेट हो जाएगा हमारे पास mg, ठीक है। यहाँ पे इसको आगे हम एक्सटेंड करें तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा एंगल हो जाएगा। इस पे हम क्या करते हैं, ट्रॉली को रोकते हैं और इस पे एक सूडो फोर्स लगाते हैं। तो ट्रॉली का एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में g sin थीटा, तो इस पे सूडो फोर्स लग जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डेट इज़ मास इंटू g sin थीटा हो जाएगा। mg के यहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हैं, तो mg का ये कंपोनेंट तो टेंशन को बैलेंस कर देगा, ये हो जाएगा mg cos अल्फ़ा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, तो ये हो जाएगा mg sin अल्फ़ा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग कंडीशन में mg sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg sin अल्फ़ा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि थीटा जो है वो अल्फ़ा के बराबर है, तो अल्फ़ा और थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला हुआ है अ ब्लॉक ऑफ द मास m रेस्टिंग ऑन अ वेज ऑफ द एंगल थीटा इज शोन इन द फिगर। द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a सो डेट द मास m फॉल्स फ्रीली। मास m को फ्रीली फॉल करने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेज और मास के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको 0 होना है। तो हम इसमें वेज को रोकेंगे, मास स्मॉल m पे हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे और नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर देंगे। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन स्मॉल m का। ये स्मॉल m हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग जाएगा हमारे पास m इंटू ए जो सूडो फोर्स है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा mg
यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस हो जाएगा नॉर्मल, ये नॉर्मल लगेगा हमारे पास। ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा हमारे पास। तो एम ए को रिजॉल्व कर लेंगे हम एन की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एम जी को रिजॉल्व कर लेंगे तो एम जी का ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा। तो हमें नॉर्मल वाली डायरेक्शन के फोर्स से मतलब था, क्योंकि नॉर्मल को जीरो करवाना है, तो फ्रीली फॉल के लिए नॉर्मल क्या होना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे ज़ीरो करवाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एम ए, नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता करना था, ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी कॉट थीटा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, जी कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 57, इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग होगी, हमसे वो पूछा हुआ है। इसमें एक 10 kg 5 kg का ब्लॉक है, वो स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्टेड है वेज के साथ, और ये पूरा सिस्टम जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को रोकेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सूडो फोर्स लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 5 kg पे इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, वो हो जाएगा 50, और एक सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, वो हो जाएगा m इंटू ए। एम है 5, एक्सेलेरेशन है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन का सूडो फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसमें टेंशन फोर्स T, तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स हो जाएगा T हमारे पास यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 10 kg वाले पे भी सूडो फोर्स लगेगा, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा, तो वो हो जाएगा 10 इंटू जी 100 इंटू साइन थीटा, साइन 30 मतलब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50। सूडो फोर्स लगेगा इस पे ऐसे डाउनवर्ड, वो हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 2, तो हो जाएगा 20 न्यूटन का। इसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो इसका जो कंपोनेंट मिलेगा, ये एंगल होगा हमारे पास 60 डिग्री, तो इस 20 का जो कंपोनेंट मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10। तो इधर भी नेट फोर्स कितना लग रहा है 60, यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना लग रहा है 60। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो रीडिंग कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग बैलेंस हमारा रीड करेगा 60 न्यूटन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला हुआ है, अ पेंडुलम ऑफ द मास m hangs from a support fixed to a trolley. The direction of the string when the trolley rolls up of the plane of the inclination alpha with the acceleration a naught is। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे, तो हम इसका क्या करते हैं, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया इसका। ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन थीटा, और अपवर्ड इधर मिल रहा है हमारे पास टी कॉस थीटा। यहाँ पे हम एम जी को भी रिजॉल्व करेंगे, तो ये जो एंगल होगा वो अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो ये एंगल भी हमें कितना मिलेगा, अल्फ़ा। तो एम जी के यहाँ पे कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी का, डेट इज़ एम जी कॉस अल्फ़ा, और टी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे मिल रहा होगा एक एम जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे एक एम जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रॉली है उसे रोक देंगे और इस पर एक सूडो फोर्स लगा देंगे, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में आएगी, वो हो जाएगा हमारे पास एम इंटू ए नॉट। ठीक है, तो टी कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, टी कॉस थीटा से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एम जी कॉस अल्फ़ा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। एंड टी साइन थीटा से बैलेंस हो रहा है हमारे पास एम इंटू ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फ़ा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से हमें क्या पता करना है, थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो देखो टी साइन थीटा टी कोस थीटा पता है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं हम यहाँ पे। 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू ए नॉट प्लस एम इंटू जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 थीटा इक्वल टू मिलेगा यहाँ से हमारे पास
ए नॉट प्लस जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर में मैच हो जाएगा हमारे पास, डी में मैच हो जाएगा, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। सो इस सेशन में इतना ही, हमने 58 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये सेशन नंबर 3 था हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर हम।